खुशामदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। हमने जो सीरीज़ शुरू की है द स्टोरी ऑफ लाहौर, उसमें लाहौर के एक मशहूर हिंदू ख़ानदान का मैंने पार्ट 1 आपके सामने पेश किया था। ये कहानी है लाला मेला राम जी के ख़ानदान की। उनकी कहानी जो शुरू कहाँ से हुई और उनकी डेथ कब हुई, उसका मैंने आपको पार्ट 1 में सब कुछ बता दिया है। आज हम इसी ख़ानदान का जो है ना सेकंड पार्ट, उस पर बात करेंगे और इसके अंदर फोकस होगा उनके बेटे राम सरन दास जी के ऊपर, जिनकी पैदाइश 1876 में हुई और उनकी डेथ लाहौर में 1945 में हुई। इसका मतलब है उन्होंने बहुत लंबी उम्र पाई। हाँ जी, लेकिन उनके साथ एक ट्रेजेडी भी हो गई कि अभी वो 14 साल के थे जबकि उनके वालिद जो हैं मेला राम जी, उनकी डेथ हो गई। तो 14 साल की उम्र में राम सरन दास इनहेरिटेड अ ह्यूज प्रॉपर्टी। उनके वालिद ने कई कमर्शियल बिजनेस एंटरप्राइजेस जो हैं वो लॉन्च की थी और बहुत कामयाब गए थे। मैंने बताया वो बेसिकली कॉन्ट्रैक्टर थे एंड ही आल्सो डाइवर्सिफाइड इन अदर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। तो ये एक लाहौर का बड़ा मशहूर ख़ानदान है। राम सरन दास के भाई भी हैं। मैंने आज के इस वीडियो को तैयार करने से पहले दोबारा गूगल के ऊपर राम सरन दास पे जो भी डिस्कशन मेला राम जी इस ख़ानदान पे हो रही है, वहाँ पे मैंने देखा कि राम सरन दास के भाई बहन भी थे और उनकी औलाद जो है वो इन डिस्कशंस में इंटरनेट पे हिस्सा भी लेते हैं। काश मैं उन सब से मिल सकता। बल्कि एक मैंने किताब भी देखी, आप अमेज़न में जो डिटेल में जानना चाहें राम सरन दास जी की कहानी, तो वो एक उनकी ग्रैंड डॉटर है या ग्रेट ग्रैंड डॉटर है लांबा, उसने पब्लिश की है। मेरा काम है कि जो भी मेरे पास इल्म है वो मैं आप तक पहुंचा दूं। मैंने बताया था कि मेला राम और बाकी लोगों के ऊपर इयन टालबर्ट और ताहिर कामरान की जो किताब है कॉलोनियल लाहौर, वो इंटरेस्टिंग है, रेलेवेंट है। इसके अलावा बेतहाशा गूगल पे डिस्कशन होती है। बात कहने का मकसद ये है कि एक बॉर्डर तो बन गया, 2 मुल्क बन गए, लेकिन जो जिंदा शहर होते हैं और जो लोग सोसाइटी के लिए, इंसानियत के लिए खिदमत करते हैं, उनका जिक्र चलता रहता है। ठीक है, नेशनल नैरेटिव में उनका जिक्र नहीं होता, लेकिन अवाम के लेवल पे तो बहुत डिस्कशन होती है। मैंने देखा है कि एक हमारे कुलीग ही हैं मियाँ ज़ियाउद्दीन, वो इसके ऊपर वेल इन्फॉर्म्ड है। तो मैंने ठीक ठाक जितना भी मटेरियल अवेलेबल था ना, उसको चेक करके आज की तैयारी की है। राम सरन दास, लाइक हिज फादर, वॉज अ फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब है जो चैरिटी में दिल खोल के पैसे दें और लोगों की मदद करें, अपनी प्रॉपर्टी डोनेट कर दें फॉर पब्लिक कॉजेस। और ये कहना पड़ेगा, शायद लोगों को पसंद ना आए, हिंदुओं के अंदर, कम से कम लाहौर के हिंदुओं के अंदर बहुत बड़ा दिल था और उन्होंने बहुत पैसा और ख़िदमत आवाम की है, इसमें कोई शक नहीं। 47 में उनको यहाँ पे भागना पड़ा, दैट इज़ पोलिटिकल। हम इन दो चीज़ों में एक लाइन ड्रॉ करें ताकि देखें कि आज तक अगर उसका जिक्र हो रहा है तो लाहौर में कौन उनका जिक्र करता है। आजकल जो वहाँ पे नौजवान हैं, बुज़ुर्ग हैं, मुसलमान ही हैं, वही उनकी खिदमात का जिक्र करते हैं, लाला मेला राम जी का, और राम सरन दास जी का बहुत नाम जो है उसका जिक्र होता है। राम सरन दास स्टडीड एट सेंट्रल मॉडल स्कूल। सेंट्रल मॉडल स्कूल बिल्कुल, ये आप भाटी गेट से बाहर निकलें
गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ जाएं तो वहाँ पे है। जो लोग पुराने लाहौर के ख़ानदान यहाँ से जो सुन रहे होंगे इंडिया में, वो सब जानते हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ। मैट्रिकुलेशन के बाद लाइक मेला राम, आई थिंक ही जॉइंड, मेला राम का तो मुझे पता नहीं, लेकिन डेफिनेटली राम सरन दास जॉइंड द प्रीमियर कॉलेज ऑफ लाहौर, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, जहाँ से उन्होंने साइंस, संस्कृत और हिस्ट्री पढ़ी। लेकिन हुआ ये कि एक तो 14 साल की उम्र में जब उनकी डेथ हो गई तो उनको ये सारा कुछ उनके कांधों पर आ गया। उनके अंकल उनके साथ थे जिन्होंने उनकी मदद की, लेकिन उनकी भी फिर डेथ हो गई। तो अल्टीमेटली ही हैड टू स्टार्ट अटेंडिंग टू हिज इनहेरिटेड बिजनेसेस एंड प्रॉपर्टीज। हाँ जी, उनको डेवलप करने के लिए, जैसे कहा जाता है वास्ट एस्टेट्स, जिम्मेदार भी वो थे, बिजनेसमैन भी वो थे, ये ख़ानदान जो है, और इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे। कहा जाता है कि राम सरन दास, डिस्पाइट बीइंग वेरी यंग, वर्कड होल हार्टेडली एंड डेवलप्ड दिस बिजनेस। नाम उन्होंने सारों ने इस्तेमाल हमेशा तक मेला राम एंड सन्स का किया, हालांकि इनके भाइयों ने अपना अलग किया होगा, बाकी भी करते होंगे, बट दे रिटेन्ड द ओवरऑल डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिजनेसेस एज मेला राम एंड सन्स। मगर राम सरन दास जो हैं उन्होंने फिर एक्सपेंशन और कंसोलिडेशन की। The first spinning and weaving mill in the entire province was the outcome of Lala Ram Saran Das's deep insight into business affairs and his skill and industry, coupled with vast resources which his father had bequeathed to him. Very good. तो उन्होंने स्पिनिंग और वीविंग मिल जो है ये दाता साहब के पास जो है ना, वहाँ पे इन्होंने बनाई थी। और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे सर डेनिस फिट्जपैट्रिक, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब, उन्होंने इस मिल को इनॉग्रेट किया था 1897 में। उसका दिन की सिर्फ 21 साल उम्र थी जब इन्होंने ये स्पिनिंग एंड वीविंग मिल जो है वो इस्टेब्लिश की। तो इसका मतलब है एज अ एंटरप्रेन्योर, हाँ जी, ही वॉज हिमसेल्फ a very skilled, very competent person। ना सिर्फ उन्होंने इनहेरिट किया बल्कि उनकी अपनी जो प्रोफिशेंसी थी इन चीज़ों में वो बहुत कमाल की थी। उनकी इन फैक्ट्रीज के अंदर, मिल्स के अंदर हज़ारों लोग काम करते थे, और मैंने कहीं पढ़ा है कि उन्होंने अपने वर्कर्स के लिए मुनासिब घर, रहने का इंतज़ाम भी किया था। देखें, ये सब चीज़ों का जिक्र होना चाहिए, क्योंकि 47 में जो हुआ उसमें उसके बाद इन चीज़ों पे पूरा पर्दा डाल दिया गया, लेकिन ये हकीकत जो है इसका जिक्र होना चाहिए। वो इसका मतलब है प्रोग्रेसिव भी उनकी ज़ेन था। ही वॉज ओके मेकिंग मनी, बट ही वॉज ऑल्सो क्रिएटिंग वेलफेयर विद इन हिज मीन्स। वो कोई टायरेंट किस्म के इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं थे जैसे कि बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। उन्होंने अपने वर्कर्स के लिए खासी फैसिलिटीज़ भी दी हुई थी। बताया जाता है कि उन्होंने अपने वालिद की तरह कॉन्ट्रैक्ट्स का सिस्टम भी रखा, और नागदा मथुरा रेलवे भी उन्होंने शायद कंस्ट्रक्ट किया, जहाँ पे 1200 लोग काम करते थे। कई ब्रिजेस, रेलवे लाइंस और शानदार आलीशान बिल्डिंग्स बिल्ड की गई। उनकी फर्म का नाम था मैसर्स R.B. मेला राम एंड सन्स, राय बहादुर मेला राम एंड सन्स ऑफ लाहौर। अपने वालिद के नाम पे उन्होंने किया। ठीक है। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि
क्योंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आ चुकी थी, मनी लैंडिंग का काम, क्योंकि बैंक तो थे नहीं, अभी तक बैंकिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस नहीं था हुआ, लेकिन लोगों को कैपिटल तो चाहिए था। कमर्शियल क्रॉप्स आ चुकी थी। कमर्शियल क्रॉप्स का मतलब होता है कि आप लार्ज स्केल पे मार्केट के लिए प्रोड्यूस करते हैं, कंजम्पशन के लिए नहीं। तो इस किस्म की चीज़ें, कॉटन, ये वो, जो कि बाद में इंडस्ट्री में, और 1860s के बाद, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैंने कई दफ़ा इसका अपने रिसर्च में भी जिक्र किया है कि अंग्रेज़ों ने आके पंजाब का पूरा कैरेक्टर बदल दिया। यहाँ पे इसे पंजाब वॉज सेमी डेजर्ट, 5 रिवर्स तो यहाँ पे थे और कुछ इलाके ग्रीन भी थे, लेकिन वेस्टर्न पंजाब, सदर्न पंजाब खासा रेगिस्तान किस्म का इलाका था। तो यहाँ पे कैनाल कॉलोनीज बनी, यानी कैनाल्स खोदी गई। वहाँ पे ईस्ट पंजाब की जो एक्सेसिव पॉपुलेशन थी, वहाँ पे ज़मीन कम थी, लोग ज़्यादा थे, वो बसाए गए यहाँ पे और उन्होंने इन इलाकों को डेवलप किया। तो पंजाब की तो किस्मत बदल गई अंडर द ब्रिटिश। ठीक है, कुछ लोगों को नुकसान भी हुआ, जो मसलन पहले ज़माने में रिवर्स के ज़रिए ट्रेड होती थी। बाद में जब रेलवे आ गई और रोड्स आ गए, तो जो लोग पुराने वो उस किस्म का बिजनेस करते थे, दे वर द लूजर्स। हर सिचुएशन में somebody इज़ अ लूज़र एंड somebody इज़ द विनर। लेकिन पंजाब के ऊपर द ब्रिटिश वर डूइंग ऑल दे कुड टू डेवलप इट। हाँ जी, विद इन एन इम्पीरियलिस्ट इंटरेस्ट। इम्पीरियल इंटरेस्ट ये था कि यहाँ के लोग फौज में जाएं और दे शुड बी लॉयल टू द ब्रिटिश। इसीलिए जब फ्रीडम मूवमेंट आई है, तो पंजाब में ठीक है चंद रेडिकल मूवमेंट्स जैसे कि गदर पार्टी का भगत सिंह आए, लेकिन मोस्ट ऑफ द पंजाब लैंडलॉर्ड्स एंड द पीपल हु मैटर्ड, दे रिमेन लॉयल टू द ब्रिटिश टिल द वेरी एंड। इंडियन आर्मी के अंदर आधे से ज़्यादा शायद पंजाबी थे, मुसलमान, हिंदू, सिख। तो पंजाब का करेक्टर ब्रिटिश लॉयलिस्ट भी है। यहाँ पे रेडिकल मूवमेंट्स भी हुई। गदर पार्टी वन ऑफ 1913-14 और सरदार भगत सिंह और इन लोगों की मूवमेंट, ये भी हुआ। लेकिन जो यहाँ की लैंडेड क्लासेस थी, जेंट्री, ये वो तो दे रिमेन लॉयल टू द ब्रिटिश। इंटरेस्टिंग बात है कि द ब्रिटिश वर वेरी कीन कि यहाँ की जो उन्होंने लैंडलॉर्ड क्लास तैयार की है ना, और पेजेंट्री की है। ये भी मैं आपको बता दूं, पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर जो ज़मीन की प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस की, उससे जो पेजेंट्री है उनको बहुत फ़ायदा हुआ। उनको परमानेंट ओनरशिप मिल गई लैंड की। 1901 में लैंड एलियनेशन एक्ट अंग्रेज़ों ने इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि उससे पहले क्या हो रहा था कि जो ये बनी लैंडर थे और बिजनेसमैन थे जिनके पास पैसा आ गया था मॉडर्न इकोनॉमी में, हाँ जी, वो एग्रीकल्चर लैंड भी ख़रीद रहे थे। लेकिन इस तरह ये हो रहा था कि द लैंड वॉज पासिंग फ्रॉम द लैंडलॉर्ड्स इनटू द हैंड्स ऑफ दीज बिजनेस मैग्नेट्स। तो अंग्रेज़ों ने 1901 में लैंड एलियनेशन एक्ट पास किया, जिसके मुताबिक नॉन एग्रीकल्चरल कास्ट जो है ना, वो लैंड खरीद नहीं सकती। इन हालात में भी राम सरन दास ने अंग्रेज़ों का जो था ना, एक एंटी बूर्जुआ अप्रोच, यानी इंडस्ट्रियलिस्ट क्लासेस की प्रॉपर्टी ओनरशिप पे रिस्ट्रिक्शन लगाना, लैंडलॉर्ड्स और पेजेंट्री के राइट्स को मजबूत करना, उन्होंने इसमें भी अपने आप को बड़े सक्सेसफुली इसमें इस झगड़े से निकाल के रखा। तो अंग्रेज़ों का कभी झगड़ा नहीं हुआ राम सरन दास जी से, बल्कि कोऑपरेशन ही होती रही।
Ram Saran Das, at the age of 22, was nominated as a member of the District Board of Lahore, an office he held for 20 years. 20 साल तक राम सरन दास जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऑफ लाहौर, जो बड़ी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन होगी, उसके मेंबर थे. For about 18 years, he also remained a municipal commissioner. Wah ji wah. In 1909, he was conferred with the title of Rai Bahadur. In 1914, he was awarded Kaisar-e-Hind Gold Medal, and 2 years later, the CIE was conferred on him. ये टाइटल्स हैं, ब्रिटिश टाइटल्स. सर का खिताब इन्हें नहीं मिला, ये मुझे समझ नहीं आई वजह. आई थिंक ही वॉज एंटाइटल्ड टू गेट नाइटहुड, लेकिन नाइटहुड नहीं मिली. ही वॉज इलेक्टेड टू द पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिल. उस ज़माने में पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, लिमिटेड फ्रेंचाइज था. फ्रेंचाइज यानी राइट टू वोट, प्रॉपर्टी की बुनियाद पे और थोड़ी सी एजुकेशन की बुनियाद पे. In 1930, his election to the Council of State came as a surprise to many. He was equally popular among the British and the Indians and was respected across the colonial divide. In short, he was a member of numerous committees, did charity and relief work. इन हिंदुओं ने चैरिटी के लिए यानी इंसानियत की खिदमत के लिए बहुत पैसा भी दिया, इंस्टीट्यूशंस भी बनाई, और उसका फ़ायदा विदाउट डिस्क्रिमिनेशन हर मजबूर गरीब बंदे के लिए था. ये इनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है. उस ज़माने में राम सरन दास अपने घर के अंदर म्यूज़िक की महफिल किया करते थे, और उस ज़माने के सबसे बेहतरीन जो म्यूज़िशंस थे, सिंगर्स थे, उनको बुलाया जाता था. ज़ाहिर है जब उनको बुलाते थे तो लाहौर की जो इलीट है, जेंट्री जो है, उसको भी बुलाया जाता था. उसमें कई हिंदू नाम मैंने देखे हैं, जितने अलामा इकबाल भी उसमें आ जाते हैं, और जितने पढ़े लिखे मुसलमान थे, हिंदू सिख, दयाल सिंह मजीठिया यू फाइंड नेम्ड देयर, ही वाज देयर. उस ज़माने के जो एनलाइटेंड लोग थे वो सब इस महफिल में आया करते थे. डिस्कशंस होती थी ओपन, तो वो बड़ा एक खुला माहौल था जिसके अंदर हेल्दी प्लूरलिज्म, कि ठीक है मैं हिंदू हूँ, आप मुसलमान हैं, लेकिन हम सारे इंसान तो हैं ना. हम पंजाबी हैं, आप ये भी कह सकते हैं, एक ही ज़ुबान हम बोलते हैं. ये 1920s में जाके रिलीजियस रिवाइवल जब हुई और कट्टर पसंद ऑर्गेनाइजेशंस बनी, तब ये फ़र्क शुरू हो गया. लेकिन लेट 1920 बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, अभी ये सारी ट्रेडिशंस, एक दूसरे का रिस्पेक्ट, एक दूसरे का एहतराम जो है वो कायम था. अब आ जाता है 19 अब देखें, नहीं, लेट मी ब्रिंग फोर्थ अनदर थिंग. आप अगर चाहें तो सैयद बाबर अली, जो पाकिस्तान के एक लीडिंग इंडस्ट्रियल फैमिली से का ताल्लुक़ रखते हैं, जिन्होंने लाहौर का लम्स, लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस, हाँ जी, ये कायम किया है, जो एक बड़ी रिकग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है. 2 साल मैंने वहाँ पढ़ाया भी, 2013 से 2014 तक, और मेरी क्लासेस जो है उसमें विदन 3 सेकेंड्स जो था ना, 60 का लिमिट वो क्रॉस हो जाती थी, तो मुझे जाके प्लीड करना पड़ता था. सॉरी, 50 की लिमिट होती थी कि नॉट स्टूडेंट मुझे और दे दो. इतनी मेरी पॉपुलैरिटी थी. और मेरे कोर्सेज जो थे, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इस्लामिक पॉलिटिकल थॉट, द पार्टीशन ऑफ पंजाब, ये दे वर वेरी पॉपुलर. लेकिन
होता यह है कि इफ़ यू आर अ पॉपुलर टीचर और आप चमचागिरी नहीं करते, आप अपना इंडिपेंडेंट रखते हैं, तो मुझे कहा गया कि आप पंजाब की पार्टीशन का कोर्स मत पढ़ाएं। मुझे पता है किन लोगों ने उसमें हिस्सा लिया। बाबर अली knows as well because obviously he must have taken part in this. इन्होंने जब 2 साल के बाद मैं अपनी समर की छुट्टियों के लिए स्वीडन गया, आई यूज टू कम ओनली फॉर द विंटर, तो इन्होंने मेरा कॉन्ट्रैक्ट ही रिन्यू किया। आई डोंट होल्ड इट अगेंस्ट हिम, क्योंकि मुझे फिर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में डॉक्टर हसन अमीर शाह साहब ने, प्रोफेसर डॉक्टर हसन अमीर शाह जो वहाँ पे वाइस चांसलर थे, उन्होंने बुला लिया और फिर मैंने गवर्नमेंट कॉलेज 5-6 साल वहाँ पढ़ाया, तो विच आई एम हैप्पियर एट लीस्ट, क्योंकि लम्स जो है वो इज़ इन अ कॉर्नर, एलीट वहाँ के बच्चे आते हैं, गुड पीपल, दे वर वेरी डिसेंट, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में हर बैकग्राउंड का बच्चा आता है। ये मैंने साइड स्टोरी इसलिए बताई है बिकॉज आई नो बाबर अली ऑन अ पर्सनल लेवल एज वेल। मैंने अपनी पंजाब की किताब उन्हें प्रेजेंट भी की थी और उनका वो एक लेटर ऑफ थैंक्स भी मुझे है फॉर प्रेजेंटिंग माई बुक द पंजाब ब्लडीड पार्टीशन एंड क्लेंस्ड। उसमें उनके ख़ानदान की स्टोरी भी है। तो ये दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग यू। सैयद बाबर अली बताते हैं, ये इंटरव्यू है जुगनू मोहसिन साहिबा के साथ। जुगनू मोहसिन साहिबा जो है वो नजम सेठी जी की वाइफ हैं, लाहौर की एक मशहूर फैमिली है ये दोनों, और ये भी कल्चर में और पब्लिकेशंस में बहुत काम करते हैं। मेरी जो जिना की किताब है, जिना हिज सक्सेसेस फेलियर्स एंड रोल इन हिस्ट्री, ये सेठी जी की जो है ना, वैनगार्ड पब्लिकेशंस लाहौर ने पाकिस्तान में पब्लिश की है। इंडिया में इसको पेंगुइन वाइकिंग ने किया है, तो 2 जगह पे ये पब्लिश हुई है। सो आई नो दिस पीपल वेरी वेल, बहुत कल्चर डिसेंट लोग हैं। सैयद बाबर अली बताते हैं कि राम सरन दास जो हैं ये तकरीबन उनके दोस्त ही थे उसी उम्र में शायद, क्योंकि एट द मोमेंट बाबर अली इज़ 95, तो उनके भाई, उनके बेटे इनके दोस्त होंगे। उनका एक बेटा जो था गोपाल दास, उनका जिक्र भी चलता है, राम सरन दास का। हाँ जी, वो बताते हैं कि जब इलेक्ट्रिसिटी आई लाहौर में 1912 में, ज़रा इसमें मिस इन्फॉर्मेशन है कि ये शुरू की थी अपना मेला राम एंड सन्स ने। नो, दिस वाज स्टार्टेड बाय लाला हरकिशन लाल गाबा, ये उनकी एंटरप्राइज थी। लेकिन जैसे मैक्लोड रोड पे ये शुरू हुआ तो इमीडिएटली राम सरन दास और हरकिशन लाल जी ने सबसे पहला कनेक्शन जो है ये जो सूफी श्राइन थी दाता गंज बख्श की, कि वहाँ पे लाइटिंग हो, वहाँ पे दिया। आप उससे अंदाज़ा लगाएं कि इससे ज़्यादा एहतराम फॉर द, क्या कहते हैं, कॉम्पोजिट कल्चर ऑफ लाहौर एंड पंजाब और क्या हो सकता है कि एक हिंदू जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो सबसे पहली इलेक्ट्रिसिटी जो है मुसलमानों के, लाहौर के सबसे बड़े जो सूफ़ी हैं उनके मज़ार पे ले जाएं। तो ये आप देखें इनकी ग्रेटनेस है। लेकिन इससे और एक और बात उन्होंने बताई सैयद बाबर अली ने। उन्होंने कहा कि जब ये मुहर्रम, 10th ऑफ मुहर्रम, उसे अशूरा कहते हैं, इमाम हुसैन की जो मार्टरडम है, उसका जो शिया कम्युनिटी है जो उसका वो मातम करते हैं, बीटिंग द चेस्ट, सम इवन विद चेन्स एंड ऑल। वो जब जुलूस आता था, ये दाता साहब के पास से गुजर के क्या नाम है उसका, करबला गामे शाह, वो जो साथ ही है शियों का इमाम बाड़ा। तो राम सरन दास और उनके बेटे और उनके भाई जो हैं वो नंगे पैर वहाँ पे खड़े होके मातमी जो होते हैं, जो लोग ये मॉर्निंग कर रहे थे, उनको पानी पिलाया करते थे। और ये वैसे माफ़ करना ट्रेडिशन लाहौर में बड़ी पुरानी थी।
सुन्नी जो हैं लाहौर के वो लगाते थे सबीलें। सबीले होते हैं जहाँ पे पानी देते हैं, आप लोगों को पिलाते हैं। और हिंदू और सिख लाहौर के जो हैं वो फूल डाला करते थे उस एक ताज़िए जो आते हैं, जो इट्स पीपल कैरी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ सिम्बॉलिक थिंग्स। तो इतने एहतराम, दिस वाज ऑल डन जॉइंटली। एंड हु इज टेलिंग इट? सैयद बाबर अली, जो मेरे ख्याल से एक शिया ख़ानदान से ख़ुद बिलीव करते हैं, या कम से कम सूफ़ी उनके रूट्स हैं। लेकिन जो सैयद बाबर अली ने नहीं बताया इस इंटरव्यू में टू जुगनू मोहन, वो ये है कि उनके अपने वालिद जो हैं, क्या नाम था यार उनका, सैयद मुरातब अली। अच्छा, ये ख़ानदान भी सुन ले कि हु आर दिस पीपल। बाबर अली और इनके दो और भाई थे, क्या नाम था यार, एक बाबर अली, अमजद अली वॉज द एल्डेस्ट, एंड देन वाजिद अली, ये 3 भाई थे। इनके वालिद सैयद मुरातब अली ये लाहौर के ही अंदरून सिटी के रहने वाले थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से ठेका ले लिया था फ़ौज की वर्दियाँ बनाने का, और ये जो होते हैं मच्छरदानी, इस किस्म की चीज़ें, सॉक्स, जुराबें, ये प्रोवाइड करने का। वहाँ से ये लोग फ्रॉम ऑर्डनरी सर्कमस्टांसेस दे एक्वायर्ड वेल्थ। एंड ठीक है, मुसलमानों के अंदर अगर कोई लोग बिजनेस में आए थे, ये भी कॉन्ट्रैक्टर थे बेसिकली, तो वो ये ख़ानदान था, कुछ और ख़ानदान भी थे। हाँ जी, तो ये वो बता रहे हैं, ये दोस्त थे, दे वर वेरी क्लोज फैमिली फ्रेंड्स ऑफ मेला राम एंड राम सरन दास, और उनकी, वो कहते हैं कि ये एहतराम करते थे। लेकिन जब 1947 में पार्टीशन ऑफ पंजाब पे अंग्रेज़ों ने पंजाब बाउंड्री कमीशन बनाया, तो सैयद बाबर अली के जो वालिद हैं सैयद मुरातब अली, उन्होंने किया था मुस्लिम लीग का पूरा केस फाइनेंस। उनके घर से ही खाना आता था इस कमेटी को, जिसमें सर जफरुल्ला थे, और बाकी एक टीम थी लॉयर्स की जो मुस्लिम लीग का केस प्लीड करती थी। वाई लाहौर एंड सो मैनी पार्ट्स ऑफ पंजाब शुड रिमेन इन पाकिस्तान। उसकी वजह ये है कि अब जब पाकिस्तान बन रहा था और हिंदू और सिख यहाँ से जाने थे, तो फ़ायदा तो उन्हें को होगा जो उनके जाने के बाद आगे उनको चांस मिले बढ़ने का। सैयद बाबर अली ने यह भी कहा कि लोगों ने आके हिंदुओं की प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा कर लिया। ये भी बात सही है, और मैं जानता हूँ वो सारे ख़ानदान जिन्होंने ये की हैं हरकतें। इमरान ख़ान का ख़ानदान भी उन्हीं में से है। ये ज़मान पार्क जो है, ये सारा हिंदू एरिया था। इनके बुज़ुर्गों ने आके, जनरल बर्की ने, और ये सारे कैप्चर कर लिए। हाँ जी, तो इनके जो हैं बाबर अली के भाई जो हैं वाजिद अली, जो कि मुस्लिम लीग के एक्टिविस्ट भी थे, कहा जाता है उन्होंने भी इस प्रॉपर्टी के जो है ना अटेन करने में हिस्सा लिया है। बाबर अली डजंट मेंशन ऑल दैट, विच इज़ अंडरस्टैंडेबल। लेकिन जो उन्होंने खूब बात कर दी, उन्होंने बताया कि ये वो ख़ानदान था जो इतना एहतराम करता था कि सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी इन्होंने दाता साहब की दी, जो एक सुन्नी श्राइन है, और जो शिया मॉर्निंग ट्रेडिशन है इमाम हुसैन वाली, उसके खुद खड़े होके वो उनको सर्व किया करते थे। मैंने उसके बाद तो वहाँ पे आज के ज़माने में बम ही चलते देखे हैं, टेररिज्म, शिया सुन्नी टेररिज्म ही होते देखी है। तो वो दौर 47 से पहले का तो बहुत कमाल का था। अब होता क्या है कि 47 में ना सिर्फ उनकी प्रॉपर्टीज़ पे कब्ज़ा किया गया, लेकिन एक और मैंने एविडेंस देखा है। लाहौर के बहुत मशहूर आर्टिस्ट, पेंटर अब्दुर्रहमान चुगताई साहब हैं, उनका मैंने एक आर्टिकल देखा है जहाँ पे उन्होंने बताया कि जब इस ख़ानदान को जाना पड़ा तो उनके सेफ के अंदर उनके जो भी था उसमें स्टॉक्स वर्थ लैक्स ऑफ रुपीज़, फोटोग्राफ्स ऑफ हिज फैमिली, दैट ऑफ राम सरन दास साजी एंड मेला राम, वो वहाँ पे थी।
invitation cards from London, an astro globe of horoscope, a Kama Sutra manuscript with illustrations, as well as the certificates of his proclamation as Rai and Rai Bahadur were found. चुगताई साहब, चुगताई म्यूज़ियम भी लाहौर में है, उन्होंने ये चीज़ें चंद ख़रीद के अपने पास रख ली, बाकी जो हैं वो गवर्नमेंट के पास ही हैं. तो वहाँ से मुझे एक और याद आता है, मुस्लिम फेडरेशन के ऑफिस बेयरर्स में से एक थे मज़हर अजीज़, उनका मेरी पंजाब वाली किताब में ज़िक्र भी है. उन्होंने बताया कि इस ख़ानदान के लोगों को नंगे पैर भागना पड़ा लाहौर से. एंड दिस मेक्स सेंस, बिकॉज अगर ये चीज़ें छोड़ी गई अपने सेफ में और वो साथ लेके नहीं गए, कुछ चीज़ें तो ले जा सकते थे, तो दे मस्ट हैव लेफ्ट इन अ ग्रेट हरी. क्योंकि जब मॉब आता है तो वो उन्हें याद नहीं होता, वो तो याद रखना ही नहीं चाहते कि इन लोगों ने क्या खिदमत की है, वो तो लूट मार के लिए आते हैं. और जाहिर है ये लूट मार जब गुंडों के हाथ में आ जाए, करप्ट पुलिस ऑफिशियल्स के हाथ में आ जाए, तो शरीफ आदमियों का तो सत्यानाश हो जाता है. लेकिन कम से कम अब्दुर्रहमान चुगताई के जो म्यूज़ियम है उनका, वहाँ पे चंद चीज़ें इन्होंने प्रिजर्व की हैं. तो ये भी इनकी तारीफ़ करनी चाहिए कि ये एक लाहौर के हिंदू ख़ानदान की जो खिदमात हैं उसका पूरा रिकॉर्ड, या वो रिकॉर्ड जो मिल सकता था, वो वहाँ पे म्यूज़ियम के अंदर है. तो दोस्तों, ये यहाँ पे ख़त्म होता है लाला मेला राम का ख़ानदान. उनके जो सबसे कामयाब बेटे, मशहूर बेटे राम सरनदास का भी मैंने किस्सा सुनाया कि वो आर्ट्स के भी पैटर्न थे, वो म्यूज़िक के पैटर्न थे. उनके घर महफिलें होती थी, लाहौर के सब इंटेलेक्चुअल्स वहाँ पे जाया करते थे. और लेकिन आखिर में इस ख़ानदान को भी लाहौर से भागना पड़ा. दैट इज़ द ट्रेजेडी ऑफ द पार्टीशन. Who is to be blamed, who is not to be blamed, is not the subject of this series. I am just bringing forth the shared history of Lahore, जिसमें सबका हिस्सा है. Thank you very much, all the best, and we see each other soon. All the best.